Today we will discuss about the pillars of the preamble। तो हमने इससे पहले प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस किया था, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स देखे थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से जो है प्रीएम्बल का रोल है ना। एक तरीके से उसको कॉन्स्टिट्यूशन का शोल कहा जाता है, किसको, प्रीएम्बल को। तो इसमें जो प्रीएम्बल में जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इन डिटेल से है ना दिया गया है। तो ज़रा हम इसको देखते हैं स्टार्टिंग से धीरे धीरे कि मतलब किस तरीके से जो है इनका एक्सप्लेनेशन किया गया है। ओके, नाउ फर्स्ट कौन कौन से वर्ड हैं ज़रा देखते हैं अपन को हम। द वर्ड्स inscribed in the preamble are the we are people of India, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, fertility and equality. Here will be study the following three main pillar of preamble। तो हम लोग देखेंगे कि तीन मेन पिलर्स हैं प्रीएम्बल के, कौन कौन से हैं। द अल्टीमेट, पहला है डेमोक्रेसी। The ultimate sovereignty of power is with the peoples according to Indian Constitution. There is no particular regime of any on particular persons. Instead, it is with the people. Democracy, the word is a derived from Greek word demos means people and kratos means power। तो यानी कि जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो दो वर्ड से डिस्कवर्ड किया गया है। पहला है आपका डेमोस, जो उसका अर्थ होता है, इट मीन्स मीनिंग होता है पीपल्स, एंड क्राटोस मतलब होता है पावर्स, तो पीपल्स की पावर्स। ओके, तो द कंट्रीज पावर्स इज़ नॉट ए विद इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, इंस्टेंट इट इज़ विद इन द पीपल ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेटिक स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज सच an arrangement in which there is equal justice for peoples to social, economically and politically and having the equal rights of participation। यानी कि जो इसमें जो बताया है कि जो डेमोक्रेसी में जो वर्ड्स को ड्राइव किया गया किससे, डेमोस और क्राटोस से, है ना। उसमें मेनली जो होता है ना, जो लीडर्स होता है डेमोक्रेसी के अंदर, जो इलेक्ट किया जाता है पीपल्स द्वारा। इट मीन्स यहाँ पे अगर देखें तो पीपल्स के पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती है ना। यानी कि पीपल्स की पावर, अगर वो चाहें तो जो रूल कर रहा है उसको हटा भी सकते हैं, और पीपल्स चाहें जिसको लीडर बना सकते हैं। इट मीन्स ये डिपेंड करता है पीपल्स के ऊपर, यानी कि जो सारी पावर्स है वो किसके पास है, पीपल्स के ऊपर। ओके, तो जो अगर हम बात करें जस्टिस की पीपल्स को लेके, जैसे सोशल है, इकोनॉमिकली जस्टिस है, पॉलिटिकली जस्टिस या इक्वल राइट जो भी होता है ना, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू सारी चीज़ें जो है जस्टिस की जाती हैं, मतलब जस्टिस होता है। लेकिन वो जस्टिस कब होगा, जब पीपल्स खुद ये सारी चीज़ें यानी कि इनका यूज़ करेंगे तब। ओके, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखते हुए चलना है। नाउ इन द डेमोक्रेटिक इंडिया पीपल्स इलेक्ट देयर द लीडर्स थ्रू देयर चॉइसेस बाय द कास्टिंग वोट टू represent those leaders in the parliament and thereafter the assuming the post of the prime minister and his oblique her cabinet executive do not have the absolute powers, they are given the specific time limit। Similarly, the voters elect states and local self government, local government enhance democracy means by the peoples for the peoples and of the peoples। ओके, तो ज़रा बात करते हैं इसमें कि इसमें जो वोट होते हैं, लीडर्स को चुना जाता है पीपल्स की चॉइसेस के थ्रू, है ना। इलेक्ट बाय द पीपल्स, चॉइसेस होती है पीपल्स की, उसी के थ्रू इनको मतलब लीडर को चुना जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब कास्ट वाइज चॉइसेस हो, रिलीजियस है, मतलब डिस्क्रिमिनेट किसी तरीके से नहीं, है ना। मतलब इक्वल राइट्स इक्वल वोट्स, है ना, सबको, और वन वैल्यू वन वोट, इस तरीके से जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं। और वो अपना खुद प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर जो भी होते हैं वो खुद, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, आपने सुना होगा लोकसभा के इलेक्शंस, यानी कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, तो पीपल्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से, बट इनका जो टाइमिंग जो होता है वो लिमिटेड टाइमिंग होता है, 5 ईयर्स का टाइमिंग होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक रह सकते हैं,
है ना। और ज़्यादातर जो पावर्स होती है वो पॉलिटिकल पावर्स, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स ही उन्हीं के पास डायरेक्टली पावर्स होती है। इनडायरेक्ट वे में अगर पावर्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, उनके पास कम पावर्स होती है, मतलब इतनी पावर्स नहीं होती डिसीजन मेकिंग करने की या डिसीजन लेने की। सबसे ज़्यादा पावर्स की अगर बात करें तो वो किसके पास पावर्स होती है, वो होती है पॉलिटिकल लीडर्स। जैसे आपने देखा होगा कि आपके ये अमित शाह है ना, आपका निर्मला सीतारमन है, ये है ना, चीफ मिनिस्टर है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर आपका कैबिनेट मिनिस्टर में जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हुआ, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हुआ नरेंद्र सिंह तोमर जैसे, है ना, कृषि एवं विकास मंत्रालय। इस तरीके से जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो इनके पास क्या होते हैं, मतलब डायरेक्टली पावर्स होती हैं डिसीजन लेने की। क्या होती हैं, डायरेक्टली पावर्स होती हैं। मतलब अगर हम एक तरीके से अगर बात करें तो इनडायरेक्ट वे में जो है मतलब जो एग्जीक्यूटिव उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती, इतनी पावर्स किसके पास होती है डिसीजंस लेने की, पॉलिटिकल्स। ओके, और इनका टाइमिंग, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनके वो जो उनका टाइम लिमिट्स नहीं होता, क्योंकि वो एज अ सिविलियन इन द सिविल सर्वेंट्स होते हैं। जैसे यूपीएससी के थ्रू सर्वेंट, उनकी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उनका 5 ईयर कोई टाइम लिमिट नहीं होता उनका। वो एज अ गवर्नमेंट द्वारा एक एग्ज़ाम्स के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एडवाइजरी या का काम करते हैं वो। ओके, क्लियर। कैबिनेट कंसिस्ट member of the parliament. Cabinet of the minister is the responsible to the parliament. Any citizens of India who are the process required the constitutional eligibility can contest the election. Ministerial positions are not required हेरिडिटरी, यानी कि जो कैबिनेट की पोस्ट है या मिनिस्टर्स की पोस्ट है वो कैसी नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, मतलब वंशानुगत नहीं है, इसको बोल सकते हैं। ऐसे आपने सुना होगा कि डैडी के जो अब मतलब एक इंसान है या कोई एक पीपल है तो उनका बेटा राजा और बेटे का बेटा भी राजा, इस तरीके से जो हेरिडिटरी नहीं है कि भाई अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, है ना, तो उनका बेटा भी कहीं ना कहीं आगे चल के क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बने, ऐसा नहीं है, मतलब हेरिडिटरी नहीं है इस तरीके से, है ना। ईच इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ 5 years of the tenure. This government work under the principles of the constitution and therefore it is known as the responsible government. The democratic government is based on the liberty, equality and feeling of the fraternity and the continuously work to achieve these goals. इट मीन्स जो इनका मैंने आपको बताया कि 5 ईयर का टाइमिंग होता है, 5 साल से इनका ज़्यादा टाइमिंग नहीं होता, उसके बाद देन फिर से इलेक्शन प्रोसेस होती है। ओके, और ऐसा नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट बन गई तो वो मनमानी कुछ भी करेंगे, वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी चीज़ें दी गई हैं, रूल रेगुलेशंस, या हम कह सकते हैं कि मतलब जिस तरीके से रूल रेगुलेशंस दिए गए हैं फॉलोस उनको करना पड़ता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री बन गया या मतलब उनको लीडर्स को इलेक्ट कर दिया, वो अपनी मनमानी से जो भी करना चाहे वैसा कर सकता है, ऐसा नहीं हो। ठीक है, इज़ दिस क्लियर। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है। क्लियर, जो कि आप जनरली देखते होंगे कि इक्वलिटी तौर पे मतलब किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जाता, सारे लोगों को इक्वल है बोलने का राइट्स, यानी कि राइट टू स्पीक जिसको बोल सकते हैं, है ना, इस तरीके से। नाउ disseminated the powers to peoples to cast their vote according to their free will and thereby instills confidence of the constitution. The constitution of democratic India renders fundamental rights principles for the political directions, parliament, member of assembly, independent and the imperial justice and the elections commission are these provisions which make our countries डेमोक्रेटिक इज़ अ वेरी मीन्स, मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्री जिसकी बोल सकते हैं, है ना, तो एक तरीके से ऐसा नहीं है उसमें भाई, मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के जो पिलर्स होते हैं वो 3 पिलर्स होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी, है ना। तो एक जुडिशरी बहुत बड़ा पार्ट होता है ना, और एक इलेक्शन मतलब ये जो उस तरीके से वर्क करते हैं, जैसे इसमें एक दिया हुआ है जैसे जस्टिस है, इलेक्शंस कमीशन है ना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल दबाव के कारण आकर के डिसीजंस थे। तो यही एक तरीके से क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना।
तो ये जैसे मान लीजिए जुडिशरी है, जुडिशरी में एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को, है ना, एक्सपीरियंस बेस्ड, ये उसकी क्वालिफिकेशन बेस्ड, है ना, उसका रिकॉर्ड्स देखते हुए सारा चीज़ एक किसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बना दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको कभी भी हटाया जाए, है ना, उसको रूल एक प्रोसेस के थ्रू हटाया जाएगा, अगर हटाया जाएगा तो। और दूसरा, जो भी डिसीजंस वो लेगा या जो भी डिसीजंस वहाँ पे बैठ करके या जो भी जस्टिस करेगा, वो किसी पॉलिटिकल मतलब प्रेशर में आके नहीं करेगा कि नहीं, वो ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है वो, और ना ही किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के डिसीजंस देता है। वो वही देता है डिसीजन जो जस्टिस मेनली जो हो उस लायक, है ना। इट मीन्स अगर गलत है तो गलत और सही है तो सही, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेटा क्यों ना हो, चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो, मतलब मेंबर हो, चाहे रिलेटिव्स हो। वो ऐसा नहीं है कि मतलब भाई सीएम का है तो उसका मतलब बेटा है तो उसके साथ मतलब उसने अनजस्टिस किया है तो उसके जो डिसीजंस हैं उसके मतलब अगेंस्ट में ना दें, ऐसा नहीं है। जो डिसीजंस दिए जाते हैं वो इक्वल डिसीजंस दिए जाएंगे, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, चाहे वो एक गरीब इंसान ही क्यों ना हो या फार्मर क्यों ना हो। जस्टिस इट मीन जस्टिस होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से नाउ एडल्ट सफर मीन्स दैट द सिटीजन अबव 18 ईयर्स ऑफ द एज कैन कास्ट और ऑब्लिक हर वोट टू वन चॉइसेस ऑफ लीडर without discrimination, caste, creed, religions, language, gender, education, income, or birthplaces. But it is essential that the citizens are the enlisted in the electoral list. इट मीन्स जो इसमें बताया गया है कि भाई हमने देख तो लिया कि भाई मतलब पीपल्स द्वारा इलेक्ट किए जाता है एक लीडर, और वो मिल करके क्या मतलब वो क्या करता है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। बट अब ऐसे कौन से लोग हैं या कौन है ऐसे पर्सन्स जो भाई लीडर चुनते हैं, तो जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है ना, 18 साल से इनकी एज ज़्यादा है, यानी कि बिलो ऑफ 18 ईयर्स वो वोट नहीं कर सकते, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन सकते, वो लीडर नहीं चुन सकते। लीडर कौन चुन सकता है, सिर्फ 18 ईयर्स से इसकी एज ज़्यादा है वही लीडर चुन सकता है। और किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि भाई वो इस कास्ट से बिलोंग करता है या इस रिलीजन से बिलोंग करता है या वो मतलब जैनिज्म कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसको कहीं ना कहीं वोट देने का राइट नहीं है, या एससी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको राइट मतलब वोट देने का राइट नहीं। इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, मतलब किया नहीं जाएगा, वो वोट देने का राइट सबको होगा। जैसे इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन दिए है, जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि पहले की अगर बहुत टाइम पहले की अगर बात करें तो वुमेंस को वोट देने का राइट नहीं था, सिर्फ मेंस ही वोट देने का राइट था। और वो लोग वोट दे सकते थे जो कैपिटलिस्ट थे, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखे होंगे, आपने पता होगा आपको, जब यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में आप देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनकी अगर देखेंगे बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ कैपिटलिस्ट लोग ही क्या करते थे, वोट देने का राइट था उनको, है ना, और सिर्फ मेंस लोग, वुमेंस को फिर भी वोट देने का राइट नहीं था। तो अब देखिए किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। वैसे ही ये तो था आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और साथ साथ में आपका भाई इनकम डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो ये इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन आप देखने को मिलते थे पहले, लेकिन अभी चेंजेस हो गया है। चेंजेस मतलब इस तरीके से कि भाई राइट जो है वोट देने का राइट, फीमेल हो या वो मेल हो या वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो या वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो या कहीं पर भी उसका जन्म हुआ, कहीं पर मतलब इन इंडिया, है ना, और उसका एजुकेशन, वो एजुकेटेड है या नहीं है वो कोई मैटर नहीं करेगा, बस वो इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए और उसकी 18 ईयर्स से एज ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको वोट देने का राइट है। क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं ना, आज के टाइम में आप देख रहे होंगे एजुकेशन फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है ना, इनकम को लेकर के भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। भाई जिसकी कम इनकम होती है ना, ये एजुकेशन के बारे में आप देखा होगा कि भाई जो एजुकेटेड पर्सन नहीं उनकी वैल्यू आज के टाइम में कम है, कुछ चीज़ों से वो क्या हो जाते हैं, मतलब वंचित हो जाते हैं, उनको वो चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता, कुछ प्लानिंग्स होती हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ना। कुछ कास्ट होती हैं जिनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया है, तो ये क्या है, मतलब कि एक कोई कास्ट है उसको सेपरेटली रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, बाकी अदर कास्ट है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया गया। इट मीन्स ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा जाएगा, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। जैसे लैंग्वेजेस हुआ, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करे, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, कोई भी जेंडर हो उसका, या कोई भी मतलब एजुकेटेड है या नहीं है वो मैटर नहीं करेगा, उसको वोट देने का राइट है। ओके, वो उसका वोटर लिस्ट में, इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होगा जिसकी 18 ईयर्स से ज़्यादा है।
ओके, तो ये थोड़ा सा क्वालिफिकेशंस थी एक लीडर चुनने के लिए वोटर की। ओके, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा। नाउ अब बात करते हैं सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक क्या होता है? इन द ईयर ऑफ 1976 बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशन Indian Constitution Amendment, Constitution of India added in the 42 Amendment the word of socialist. Most of the provisions in the Constitution of India directly or indirectly show the social revolution which brought social and economically equality and furthered the aim of welfare state. इट मीन्स सोशलिस्ट मतलब है, इसमें जो वर्ड था सोशलिस्ट जो अभी आप प्रीएम्बल में देखते हैं वो 1976 से पहले वो वर्ड मतलब प्रीएम्बल में नहीं था। उसका रीज़न ये था कि जो मतलब कुछ ये वर्ड थे जैसे सोशलिस्ट हुआ आपका, रिलीजन हुआ, ये कुछ ऐसे वर्ड थे जो नहीं थे। मतलब 3 वर्ड्स को अमेंडमेंट 42 में ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 में ऐड किया गया था। तो 2 तो मैंने आपको बता दी, एक रिलीजन, एक सोशलिस्ट, दूसरा एक तीसरा है, वो आप मुझे बताइएगा कौन सा वर्ड है। ओके, तो 2 वर्ड्स मैंने आपको बता दी, तीसरा वर्ड आपको बताना है। यानी कि 3 वर्ड्स ऐसे थे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 42 में ऐड किए गए थे 1976 में। इसको अमेंडमेंट 42 बोला जाता है और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये वर्ड इसीलिए रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि जो सोशल मतलब एरिया में अगर देखेंगे तो सोशलिस्ट मतलब एक अनइक्वलिटी देखने को मिलती थी, है ना, सोशली और इकोनॉमिकली अनइक्वलिटी देखने को मिलती थी। तो इसको अनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है मतलब इसका पर्पज़ यही था कि जो सोशल एरियाज़ में या इकोनॉमिकली फील्ड सोशल एरियाज़ में जो है वेलफेयर फॉर स्टेट्स उनका पर्पज़ था। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न द डायरेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी फॉर द सिटीजन्स एज गिवन द प्रीएम्बल इट इज़ नाउ द regarded as the prime features of the state if they reflect the fact that India is committed to secure social, economic and political justice for all its people. India stands for abolishing all forms of the exploitation as well as for securing equitable distribution of income, resources and wealth. Any one particular person should not have powers over all assets. The insect, everyone should have equal opportunity by getting facility and the provisions from society and thereby eliminating the discrimination of rich and poor. Therefore we can say that Constitution of India is a socialistic document. It means देखिए आपको शायद पता चल गया होगा, मैंने शायद क्वेश्चन पूछा था कि पहला मतलब कौन सा था सोशलिस्ट, दूसरा आपका मुझे नहीं पता, इसमें आगे हम पढ़ ही लेंगे, वैसे सारा आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि ओके, तो छोड़िए उसको, लीव इट। हम बात कर रहे थे इसमें किसकी कि ये जो इसका मेन प्रिंसिपल है ना, वो क्या है, सोशल एरिया में आप जनरली देखेंगे कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन होता है। भाई देखो लोग, कुछ पर्सन्स अमीर भी होते हैं, कुछ पर्सन्स गरीब हैं, यानी कि कुछ पुअरेस्ट होते हैं, कुछ रिचेस्ट होते हैं। तो सोसाइटी में उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोशली तौर पे अगर देखा जाए कि भाई मतलब उनके साथ एज अ मतलब अनटचेबिलिटी ऐसा बिहेवियर अगर आपने सुना हो काफ़ी टाइम पहले 1930 से पहले अनटचेबिलिटी वाला जो सिस्टम था चलता आ रहा था कि जो सोशली तौर पे जो बेचारे ऐसे कुछ पर्सन्स थे उनके साथ मतलब अगर टच हो जाते थे तो मतलब लोग ऐसे रिचेस्ट पर्सन नहाते थे और मतलब बर्तन भी यूज़ नहीं करते थे, उनके जो क्लोथ्स थे वो भी यूज़ नहीं करते थे। इस तरीके से मतलब अनटचेबल जैसा बिहेव करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले की बात बता रहा हूँ आपको, बिफोर द इंडिपेंडेंस कि जैसे मान लीजिए एक पुअरेस्ट पर्सन एक रिचेस्ट पर्सन, तो जो पुअरेस्ट पर्सन्स होते थे, जो निचली कास्ट के जो लोग होते थे, उनके साथ वो क्या करते थे कि अगर मान लीजिए सपोज दैट वो अगर किसी हैंडपम्प है या पानी भरने, क्योंकि कम्युनिटी में भाई लोग सब लोग यूज़ करते हैं, अगर वो आ भी जाते थे तो उनके रिचेस्ट पर्सन के अगर बर्तनों से अगर जो पुअरेस्ट पर्सन के अगर बर्तन टच हो जाते थे या नीचे कम्युनिटी के जो पर्सन्स थे उनसे अगर टच हो जाते तो वो बर्तन अपने फेंक देते थे रिचेस्ट पर्सन वाले, हायर कम्युनिटी वाले लोग, है ना।
जैसे जनरल कैटेगरी के लोग मोस्टली उनको क्या करते थे, फेंक देते थे, यूज़ नहीं करते थे फिर से। तो इस तरीके का कल्चर था अपने इंडिया में। तो उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सोशल जो है मतलब इनइक्वलिटी देखने को मिलती थी, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। इसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए पुअर और रिचेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्टिक में रखा गया है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज आपका ज़रा बात करते हैं अभी किसकी, सेक्युलरिज्म की। तो इन द ईयर 1976 बाय द 42 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज वर्ड सेक्युलर वाज इंस्टैक्ट। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया कैन नेवर बिकम अ वन पर्टिकुलर religious country as per the provision of the constitution. India does not follow any particular religion, so the country never promotes any religious activity. इट मीन्स जैसे यहाँ पे हम बात करें सेक्युलरिज्म में भी, और सेम फॉलो होता है किसमें आपका सेक्युलरिज्म में, मतलब सोशलिज्म में भी, सोशलिस्टिक में भी यही चीज़ें फॉलो की जाएंगी जो चीज़ें सेक्युलरिज्म में। तो वही बताया है सेम एक चीज़ कि जो रिसोर्सेज होते हैं, है ना, या मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है उस पर पर्टिकुलर पर्सन का कोई किसी तरीके का हक नहीं होता, अधिकार नहीं होता कम्युनिटी वाले पे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बनी हुई है जैसे हैंडपम्प है, तो ये कम्युनिटी का है तो उस पर किसी पर्टिकुलर का हक नहीं होगा, वो उस पर क्या है सारे लोगों का होगा। तो वैसे ही मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजियस का किसी तरीके से कंट्री पे हक नहीं होता, यानी वो ऐसा नहीं कर सकता कि मुस्लिम कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी ये बोल दे कि नहीं हमारा कंट्री है। सारे कंट्रीज़ का मतलब किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का हक नहीं होगा। ओके, तो इस सबकी फ्रीडम है, सबका रिलीजन है, यानी कि सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया इट इज़ अ वास्ट कंट्री एंड डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। ओके, तो द कंट्री कैन नॉट बी इन्वॉल्व एनी सेक्युलरिज्म एक्टिविटी विद द रिलीजियस एक्टिविटी। मतलब कि अपना जो कंट्री है किसी तरीके से सेक्युलरिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को प्रेफरेंस देता हो, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है या जैनिज्म कम्युनिटी है ना, जैनिज्म रिलीजन है या बुद्धिज्म रिलीजन है, तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को वो नहीं देता इम्पोर्टेंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए जो अपना कंट्री है वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक तरीके से वो सेक्युलरिज्म कंट्री बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी डिफरेंट रिलीजन के लोग एग्जिस्ट करते हैं, नहीं रहते हैं। ओके, द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ द फ्रीडम टू चॉइस हिज और हर रिलीजन। तो इस कंट्री के हर पर्सन को चॉइस है अपना रिलीजन चूज़ करने का। ऐसा नहीं है कि नहीं आप मुस्लिम कम्युनिटी में अगर पैदा हो गए तो मुस्लिम कम्युनिटी ही आपका, आप चाहें तो हिंदू कम्युनिटी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी अडॉप्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो जैनिज्म कम्युनिटी अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। तो इट इज़ योर चॉइस एंड डिपेंड ऑन यू। तो ऐसा इंडिया में ऐसी फ्रीडम है। वो क्या फ्रीडम देता है, सेक्युलरिज्म फ्रीडम देता है। इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए इस वर्ड को रखा गया है कि सेक्युलरिज्म के थ्रू हम लोगों को फ्रीडम मिलती है कि हम चाहें जौन सा या जो चाहें जो भी रिलीजन्स अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, द कंट्री कैन नॉट द डिस्क्रिमिनेट एज द सिटीजन्स ऑफ रिलीजन्स basis. Equal jobs opportunity and the political rights to the citizens are given without any religion discrimination. In this way, secularism in the basic foundations and the मैंडेटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स ये इसमें ये बताया है कि किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन के साथ, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के बात हो रही हो, है ना, चाहे वो राइट्स को लेके बात हो रही हो, सारा सबकी मतलब सबके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है हर रिलीजन के लिए इक्वल है, और राइट्स भी सबके लिए इक्वल ही है। किसी तरीके से कोई रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई बुद्धिज़्म रिलीजन के लोग जो है इंडिया में कम लोग रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है, उनका परसेंटेज कम है, तो उनको राइट्स ना प्रोवाइड किए जाए या उनके लिए जॉब्स की फैसिलिटी प्रोवाइड ना किया जाए या जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ना किया जाए। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में चाहे वो एक ही या 2% से क्यों ना रह रहे हों बुद्धिज़्म कम्युनिटी के, उनको वही राइट मिलेगा जो कि मतलब हिंदुज़्म को जो राइट्स मिलते हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, वो इक्वल राइट्स मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म समभाव, है ना। तो मतलब सभी धर्मों के लोग एक ही दृष्टि से और सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार, इसका मतलब है देयर आर द principles incorporated in the constitution, so no particular religion would not be encouraged in any state. There is no prohibitions on any citizens propagates his or her religion belief trust and faith। यानी कि वही बताया इसमें कि
सारे रिलीजन्स, मतलब चाहे वो हिंदी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो या मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हो या जैनिज्म कम्युनिटी का हो, किसी भी कम्युनिटी जो है रिलीजन से बिलोंग करता हो, सबके लिए मतलब एक ही रास्ता है, सत्य, है ना। मतलब सत्य का रास्ता, सब सारे लोग सत्य का रास्ता, ट्रुथ और फेथ जो है उसको फॉलो करें, बेहतर यही होता है। क्योंकि अपने में एक वर्ड है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत। तो यही एक तरीके से मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ वर्ड्स रखे गए हैं, उनको, है ना, उनके ऊपर फोकस। तो वही ऐसा नहीं है सारे रिलीजन्स इक्वल हैं, और सारे रिलीजन्स के लिए जो है राइट्स भी, रूल रेगुलेशंस सब इक्वल होते हैं। ओके, इसीलिए सेकुलरिज्म को, इस वर्ड को अमेंडमेंट 42 में रखा गया है। 1976 में अमेंडमेंट 42 हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको याद रखिएगा। ओके, तो दो वर्ड्स हमने देखे कौन कौन से, पहला सेकुलरिज्म, दूसरा सोशलिस्ट। तीसरा वर्ड कौन सा है वो आपको बताना है, जो कि अमेंडमेंट 42 में हुआ था। मतलब 3 वर्ड्स को ऐड किया था हमने। 2 वर्ड्स तो मैंने आपको बता दी, सेकुलरिज्म यानी कि रिलीजन, है ना, दूसरा सोशलिस्ट, ठीक है, जो कि 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42, उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। तो 2 वर्ड आपको पता चल गए, फर्स्ट इज सेक्युलरिज्म, दूसरा इज सोशलिस्टिक, तीसरा वर्ड आपको बताना है। ओके, तो टुडे इट इज़ फिनिश्ड, टुमारो वी विल स्टार्ट द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो टुडे मतलब इन द टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच।